हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, अब आपका ये फाइनली लास्ट पेपर बचा हुआ है ना, जो कि 21 को होने वाला है। तो आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे से चारों सेट आप प्रिपेयर करके जाइए, ठीक है। और पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, जिससे कि आपके जो परसेंटेज हैं वो बहुत अच्छा बन सकें, ठीक है। आई होप अभी तक आप लोगों का सारा प्रश्न यानी जो क्वेश्चन है यानी सारे पेपर जो हैं वो बहुत अच्छे गए होंगे, ठीक है। तो ये लास्ट पेपर है, इसे भी आप पूरा अपना 100% लगाइए, जिससे कि आपका ये भी पेपर बहुत अच्छा जाए। ओके, चलिए देखते हैं आज के वीडियो में ये जो पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो देख पाएंगे सबसे पहला प्रश्न जो है, उदासीनता वक्र क्या है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे, ठीक है। आगे आने वाले समय में आपको कैरियर से संबंधित जानकारी भी मिलेगी, ठीक है, कि आफ्टर 12th आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है ऑप्शंस। तो आप उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा, है ना। और अगर उसके अलावा भी अगर कुछ आपके अंदर डाउट है कि ये क्या करना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आगे की वीडियो उस डाउट को क्लियर करके भी बना दिया जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से पहला जो प्रश्न है, उदासीनता वक्र क्या है। तो उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों का बिंदुपथ होता है जो उपभोक्ता को सामान्य संतुष्टि देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें द्व्याधिकार किसे कहते हैं, है ना। द्व्याधिधार किसे कहते हैं। तो द्व्याधिधार से आशय है कि बाजार की ऐसी स्थिति से होता है जिसमें केवल दो ही विक्रेता होते हैं, दोनों विक्रेताओं की वस्तु के एक ही रूप होते हैं और दोनों समान मूल्य नीति का पालन करते हैं। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1949 में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, साख मुद्रा क्या है। तो साख मुद्रा क्या है कि जब अर्थव्यवस्था में कोई व्यक्ति या फर्म किसी अन्य व्यक्ति, फर्म या बैंक से पैसा उधार लेता है तो उसे साख मुद्रा कहा जाता है। अगला है, राजस्व घाटा क्या है। राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के अंतर को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ से, प्रगतिशील कर किसे कहा जाता है। तो ये कर बढ़ने के साथ, दर में वृद्धि के साथ बढ़ते जाते हैं। इसका भार धनिकों पर आधारित या धनिकों पर अधिक एवं निर्धनों पर कम पड़ने के कारण न्यायपूर्ण कर है। और अगला प्रश्न है कि स्थिर विनिमय दर किसे कहा जाता है। तो इसका है आंसर कि ऐसी व्यवस्था जिसमें देश की मुद्रा के विदेश विनिमय दरें पूर्व निर्धारित बिंदुओं पर रखी जाती हैं, उसे ही स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलेगा आपको कि दृश्य मदों से क्या आशय है। तो भुगतान संतुलन के केवल चालू खाते में ही माल वस्तुओं का आयात या निर्यात दृश्य मद होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक आगत के सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद के बीच संबंध आपको स्पष्ट करना है। तो एक आगत के सीमांत उत्पाद तथा कुल उत्पाद के बीच जो निम्न संबंध होते हैं, जब सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है तो कुल उत्पाद में वृद्धि हो जाती है, ओके। और जब सीमांत उत्पाद शून्य होता है तो कुल उत्पाद भी अधिकतम होता है, यहाँ से आप बता सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, क्षेत्र के आधार पर बाजार के प्रकार लिखना है। तो स्थानीय बाजार है, प्रादेशिक बाजार है ना, और राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार, ठीक है। कि किन्स के उपभोग फलन के मनोवैज्ञानिक नियम बताना है आपको यहाँ से, तो इसे आप लिख सकते हैं यहाँ से। फिर अगला प्रश्न देखेंगे आप यहाँ पास, प्रश्न नंबर 12वां कि उपभोग प्रवृत्ति बढ़ने के उपाय क्या क्या हैं। कोई 4 लिखना है। तो गरीबी के पक्ष में आय का हस्तांतरण और मजदूरी निर्धारण, सामाजिक सुरक्षा, और अगला है ऋण सुविधाएं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, देखेंगे उत्पादन संभावना वक्र क्या दर्शाता है, यह दाईं ओर कब खिसकेगा। तो ये आपका ये आंसर यहाँ से पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर पूर्ति नियम लागू होने के कारण बताना है आपको। फिर निम्न आंकड़ों के आधार पर सकल घरेलू और शुद्ध घरेलू उत्पाद की गणना करना है यहाँ से।
ये लास्ट पेपर है, बहुत अच्छे से आप तैयारी कर लीजिए ना, जिससे कि आप परसेंटेज आपका बहुत अच्छा बन सके। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पास कि सरकारी बजट के उद्देश्यों को लिखना है। ये 4 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है आपके पास। अगला है कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर को आपको बताना है यहाँ से। फिर भुगतान शेष में असंतुलन के कारण बताना है। फिर तटस्थता वक्र यानी अधिमान वक्र को तालिका एवं रेखाचित्र के द्वारा समझाना है। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। अब इसके बाद अगर देखें तो ये वक्र के हिसाब से आप पूरा सारी चीज़ें आप यहाँ पास लिखेंगे। फिर कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता में अंतर लिखना है आपको। फिर मांग की लोच का महत्व लिखेंगे आप यहाँ से। फिर उत्पत्ति ह्रास नियम का महत्व। और अब इसके बाद अगर देखें इधर आगे के प्रश्न हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण कैसे किया जाता है, इसको रेखा चित्र के द्वारा आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो आपको ये मिलेगा रेखा चित्र का भी इसका इस प्रकार से आप इसको दिखा सकते हैं, है ना। विशेष जो विवरण है पूर्ति की मात्रा और मांग की मात्रा और वस्तु मूल्य प्रति इकाई। ठीक है, और ये इसका ग्राफ भी आप बनाएंगे यहाँ। अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली प्रमुख कठिनाइयाँ कौन कौन सी हैं। कोई 5 इसका पॉइंट लिखना है आपको। 6 नंबर वाले प्रश्न हैं ये। ठीक है, तो पूरे पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास करें आप इसे। फिर समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख इसका कारण लिखना है, यानी क्षेत्र का वर्णन करना है उसका। तो पहला हो जाएगा यहाँ फर्म, दूसरा हो जाएगा सरकार और पारिवारिक क्षेत्रक, और नेक्स्ट है बाह्य क्षेत्रक। अगला प्रश्न है कि अतिरेक मांग के कारण बताना है आपको, है ना, अतिरेक मांग के कारण। तो यहाँ से उसके जो पॉइंट हैं उससे आप लिखेंगे, पूरा पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ लगभग 5 पॉइंट हैं। फिर बचत को निर्धारित करने वाले तत्वों को लिखना है आपको। तो आय हो गया, है ना। फिर उसके बाद बचत करने की इच्छा, जीवन स्तर, सावधानी, लाभ प्राप्ति। ठीक है, और अगला नेक्स्ट है सामाजिक प्रतिष्ठा, इसको आप लिखेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।